बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फिफ्थ अंपायर। मैं हूं यासिर रशीद। नाज़रीन, सुपर 4 मरहले के तीसरे मैच का कल दूसरा दिन था और दूसरे दिन के अंदर पाकिस्तानी परफॉर्मेंस जिस तरीके की रही है, मैं बतौर शाइक क्रिकेट अंगुश्ते बदंदा हूँ कि किस तरीके से पाकिस्तानी टीम जो है वो 228 रन के मार्जिन से शिकस्त खा चुकी, क्योंकि दूसरे दिन पाकिस्तानी बॉलर्स में से कोई भी विकेट हासिल नहीं कर सका। लेकिन अगर आप भारतीय बॉलर्स को देखें, उन्होंने कोई एक पाकिस्तानी नहीं छोड़ा जिसकी विकेट ना उन्होंने हासिल की हो। तो कल के दिन ये इतना बड़ा गैप परफॉर्मेंस में हमें जो दिखाई दिया, इसके पीछे वजूहात क्या हैं? इतने बड़े मार्जिन से पाकिस्तान ने अगर शिकस्त खाई तो कहां पर लैक ऑफ नॉलेज था जिसकी वजह से वो शिकस्त खाई, या कहां पर मिसकम्युनिकेट हुआ कि जिसकी वजह से ये परफॉर्मेंस इस हद तक मुतासिर हुई है? खेल में हार जीत होती रहती है, ये एक उनसर तो मौजूद होता है, लेकिन इस तरीके से हारना वो किस तरह की छाप छोड़ के जाता है कि यानी आप एक खिलाड़ी भी आउट ना कर सकें एक दिन के अंदर, और दूसरे बॉलर्स आए तो आप उनके सामने जम के खेल भी ना सके, और कुछ दिनों पहले तक आप ओडीआई के नंबर 1 टीम रही हो और आपकी परफॉर्मेंस इस तरीके की हो, तो वो किस तरह के सवालात वहाँ पे जन्म लेते हैं। बहुत से शायकीन क्रिकेट ये राय रखते हैं कि खेल के अंदर हार जीत होती रहती है, अगर हार हो भी गई है तो हम फाइनल में जाके इनके मुकाबले में जीत जाएंगे। लेकिन बात यह है कि फाइनल में जाने के लिए कारकर्दगी तो पीछे मजबूत होनी चाहिए। आप अगर खेल रहे हैं तो 200-250 स्कोर करके ही अगर आप हारे तो फिर एक और तरह का मंजरनामा बनता है, और तरह के सवालात बनते हैं। उन्हीं सवालात के ऊपर बात करते हैं। साबिक टेस्ट क्रिकेटर, साबिक टेस्ट कप्तान सरफराज नवाज साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सरफराज साहब, बहुत मशहूर है आपके वक्त। सरफराज साहब, आप कल के मैच पे क्या राय रखते हैं? कि आप समझते हैं कि मैं ज़्यादा जज्बाती हो रहा हूँ, उन शायकीन क्रिकेट की नुमाइंदगी कर रहा हूँ कि जो हार को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, या फिर आप समझते हैं कि कल हमसे कोई ना कोई ऐसी गलती ज़रूर हुई है जिससे इतने सवालात उठ रहे हैं? देखें, आप जो बात कह रहे हैं कि जज्बाती, तो बात ही कुछ नहीं है। ये तो इतनी शर्मनाक शिकस्त हुई है कि डाइजेस्ट करना मुश्किल है। इतने बड़े मार्जिन से तो सोच ही नहीं सकता कि पाकिस्तान का इतना बड़ा मार्जिन से हारेगा कोई मैच। तो उसके बाद फिर इंडिया से हारना तो और ही बायस शर्म है। तो मैं ये कहूँगा कि उसी पिच के ऊपर इंडिया ने बॉलिंग की और पाकिस्तान के बैट्समैनों का क्या हाल हुआ, और उसी पिच पे उससे पहले पाकिस्तान बॉलिंग कर रहा था और इंडिया के बैट्समैनों ने किस तरह गत बनाई। तो मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान के बॉलर्स बिल्कुल ऑफलाइन थे, ऑफ कलर थे पहले दिन से ही। और ये जो मैच के रूल बदले गए हैं, ये भी बड़ी हैरानकुन बात है कि आप इसका वेन्यू बदल नहीं रहे और रूल बदल रहे हैं। जब एक रूल सेट हो जाते हैं तो उसको आप बदल नहीं सकते, क्योंकि अगर बदलेंगे तो वो जो ACC की पहले मीटिंग हुई है वो रूल्स रेगुलेशन कंफर्म है, और उसके बाद एक दिन पाकिस्तान को जो एक्स्ट्रा दिया है और ये चेंज किया है, तो उसमें तो मैं कहूँगा कि बाकी दोनों टीमों ने ऑब्जेक्शन भी किया है, उसका कोई खातिर खा सामने जवाब भी नहीं आया इंडिया की तरफ से या ACC की तरफ से, वो सब खामोश हैं। तो इसमें तो मैं कहूँगा कि ये जो सारी चीज़ें हुई हैं, ये तो पाकिस्तान के जो ऑफिशियल गए हुए हैं उनको वहाँ टेकअप करना चाहिए था उस वक़्त कि या तो अपना रूल अगर आप बदल रहे हैं, एक दिन बढ़ा रहे हैं, तो इससे पहले तो बेहतर है हम्बल टोटा में मैच ले जाएं जहां बारिश का कम चांस है, और एक दिन का अगर रूल ना बदलता तो उसमें तो एक पॉइंट पाकिस्तान और इंडिया को मिल जाना था। ये ह्यूमिलेशन जो हुई है, इससे भी हम बच जाते। तो मैं कहूँगा कि एक सवाल बनता है कप्तान जी, एक सवाल बनता है कि एक ही दिन मैच हो रहा है, पहले भी बारिश हुई है और बारिश के बाद मैच शुरू हुआ है, हमारे बॉलर्स एक विकेट नहीं ले सके, फिर बारिश होती है, मैच फिर चलता है, उनके बॉलर्स जो हैं वो हमारा एक खिलाड़ी नहीं छोड़ते। वही पिच है, वही ग्राउंड है, वही आउटफील्ड है, वो जितनी गीली हमारे लिए उनके लिए भी थी। लेकिन इस सब में कारकर्दगी इस हद तक बुरी रहना वो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क छोड़ता है। उसमें कारकर्दगी जो मिस रही है, क्या उसे प्रैक्टिस के ऊपर डालेंगे या फिर वो किसी के इंजर्ड होने पर डाल देंगे? नहीं, आप देखें कि हैरानकुन बात है कि आपने बिल्कुल ठीक बात की जा सकती, सेम पिच के ऊपर दोनों तरफ से बॉलिंग हुई और उसी दिन हुई है। तो उसके बाद पाकिस्तान की बॉलिंग को आप खुद देख लें। तो मैं ये हैरान हूँ कि पाकिस्तान के बॉलर पहले इनिंग से ही, पहले ओवर से ही ऑफ लाइन ऑफ कलर क्यों हो गए एकदम।
ऐसे हुए कि जैसे उन्होंने बिल्कुल दे आर न्यू टू दी एवरीथिंग। तो उसके बाद फिर हारिस सुहेल का अनफिट हो जाना 5 ओवर करने के बाद। उसके बाद फिर नसीम शाह का तो ठीक है, वो गिरा था, लेकिन उसके बाद उसने बॉलिंग ठीक की है और उसकी बॉलिंग भी काफ़ी अच्छी रही है, स्विंग और सीम हुआ है। तो लेकिन उसके बाद आखिरी 2 ओवरों में वो भी फिर अनफिट हो गए। तो ये सारी चीज़ें देखने वाली हैं। ये आई ओपनर है अपना, मेरा ख्याल है ज़का अशरफ साहब के लिए और पाकिस्तान के ऑफिशियल के लिए भी, कि ये ऐसे ऑल ऑफ ए सडन कैसे ओवरनाइट ये सारी चीज़ें सामने नज़र आ गई हैं। तो उसके बाद हमारे बॉलर की अगर लाइन और लेंथ ठीक होती तो उनका जैसे ऑफ द विकेट गेंद कट हो रहा था, सीम हो रहा था, तो हमारे बॉलर के ऑफ द विकेट क्यों नहीं मूव हुई और क्या इसमें वजह क्या हुई है। जैसे कि पहले इससे 10 की 10 विकेटें इंडिया की पाकिस्तान के फास्ट बॉलर लें और उसके बाद पिछले मैच से उसके बाद जो मैच है 9 विकेटें लें और उसके बाद फिर 1 विकेट पूरे मैच में 50 ओवर में पाकिस्तान के बॉलर्स को मिले और इतने गेंद बीट भी नहीं किए और वो ऐसे खेल रहे थे जैसे कि दे आर न्यू टू द बॉलिंग। पाकिस्तान के बॉलर जो ऐसे लग रहा था कि कम अज कम गेंद बीट इन होता मौज़ूआत है। के ऊपर बहस करना ये किसी को हदफ़े तनकीद बनाना या तज़हीक का बायस बनाना नहीं है, बल्कि ये इस्लाह के तौर पे है कि मोराल अगर बुलंद करना है तो अपनी गलतियों और खामियों के ऊपर काबू पाके करना है, उसी से टीम मजबूत हो सकती है। एक ब्रेक लेते हैं, कहीं नहीं जाएगा स्टे विद अस। नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। ब्रेक से पहले जिस तरीके से बात हो रही है कि अगर हार हो तो इतने बड़े मार्जिन से क्यों हुई, उसके पीछे वजूहात क्या हैं, सरफराज नवाज साहब उस पर रोशनी भी डाल रहे थे। लेकिन पाकिस्तान की कारकर्दगी कल किस हद तक बुरी थी या उसे बुरा बनाया गया? सरफराज साहब, आप समझते हैं कि भारत की जो कारकर्दगी है वो एक आध दिन में ही बहुत बेहतरीन हो गई, या फिर भारत की कारकर्दगी बहुत बेहतरीन नहीं थी, हमारी बहुत ज़्यादा बुरी थी? देखें, इसमें कैच भी छूटे हैं और कैच ट्राई भी नहीं किए गए, जो कैच वो स्लिप में से निकले हैं। उसके बाद बॉलिंग की लाइन और लेंथ भी मुख्तलिफ थी। ऑल टुगेदर आप किस किस चीज़ों को गौर करें कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो उससे पहले भी मैं कहूँगा कि जो पाकिस्तान के कुछ प्लेयर श्रीलंका में T20 खेलने गए हुए थे, वो भी वहाँ के यूज टू तो थे, लेकिन हो सकता है एग्जॉस्ट हो गया हूँ ज़्यादा खेल के क्रिकेट। तो एक तो मेरा ख्याल है कि 2-3 चीज़ें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को करनी पड़ेंगी। इससे आप पहले भी देखें कि आमर जो पाकिस्तान का मेन बॉलर था, वो भी T20 के लालच के अंदर आके उसने टेस्ट क्रिकेट और डोमेस्टिक क्रिकेट को भी खैरबाद कह दिया कि पैसा चाहिए, और उससे पहले वो जेल भी जा चुका था, उसके ऊपर ये चार्जेस भी लग गए थे लंदन अदालत के अंदर भी। तो ये सारी चीज़ें तो अब दूसरी तरफ अगर आप आएँ, मैं ये नहीं कहता कि जुए की बात है, ये ऐसे है, मैं ये कहता हूँ कि इन तमाम मुल्कों में जुए की बातें हुई हैं, लोग पकड़े भी गए हैं। आप बांग्लादेश से ले लें, श्रीलंका IPL, उसके बाद फिर वेस्ट इंडीज़ का देख लें, उसके बाद ये श्रीलंका का देख लें, उसके बाद इंडिया का देख लें, तो आप कहाँ कहाँ की बात करें, साउथ अफ्रीका का देख लें। तो ये कौन सा मुल्क है जहाँ T20 में जुआ नहीं होता? UAE में देख लें, और UAE तो पहले 10 साल के लिए बैन भी कर दिया गया था। तो मैं ये कहूँगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि इस पे ऊपर इमीडिएट एक्शन करें। कोई अमेरिका जा रहा है, कोई कनाडा जा रहा है, कोई कहाँ जा रहा है, तो इसके ऊपर कंट्रोल करना चाहिए। और पाकिस्तान टीम को जो प्लेयर्स हैं, जो जिनके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट मिले हुए हैं, इनको वो T20 से उनको बिल्कुल बैन कर दें, अपार्ट फ्राम आवर ओन कंट्री, कि अपने मुल्क के अंदर अगर IPCL खेलने हैं तो ठीक है, बाकी इनके ऊपर बाहर जाने पे पाबंदी लगाएं, ताकि ये जो बातें सामने आ रही हैं इससे आदमी बच जाए और इनसे इजीली इन्फ्लुएंस ना हो सकें। जी, लेकिन सरफराज साहब, अगर बैटिंग की बात करें, बॉलिंग कल बहुत बेहतरीन दिखाई दी है भारत की। वो जिस तरीके से स्विंग हो रही थी, वो खुद बॉलर भी हैरत ज़दा था। पाकिस्तानी बैटिंग के अंदर मिस जज बहुत जगहों पे हुआ है, तो जिसने मिस जज किया है
वो पिच की महारत है, बॉलर की महारत है, या फिर मिस जज करना बैटर का? नहीं, देखिए बॉलर ने तो अपनी लाइन ऑफ लेंथ रखी है, उसके बाद जो पिच के अंदर, कल मैं शुरू से ही कह रहा था कि मॉइस्चर है और उस पर लाइन ऑफ लेंथ रखें और लेट द बॉल डू इट सेल्फ। और बॉल ने इट सेल्फ जो ऑफ द सीम कट हुआ है, जैसे मैं देख रहा था कि जो बाबर आजम आउट हुआ है वो तो एक लाजवाब गेंद था, उसमें तो मैं कहता हूँ कोई भी दुनिया का बैट्समैन होता वो बड़ा मुश्किल है सर्वाइव होता। जिस तरह ऑफ स्टंप के बाहर से काफ़ी अंदर आया है और बड़ा लेट इन कट हुआ है, तो मैं बाबर को तो इस पे नहीं कहूँगा, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉल था। उसके बाद फिर जो पाकिस्तान के बॉलर बैट्समैन बीट होते रहे हैं गेंद और तो विकेट मूवमेंट, उन्होंने तो लाइन और लेंथ अपना और उसके बाद अपना कंट्रोल रखा है। और उसके बाद जो ऑफ द विकेट मूवमेंट हुई है वो तो पिच का कमाल है कि वहाँ ज़रा हल्का मॉइस्चर था, थोड़ी सी बारिश जो शुरू में हो जाती है, और ओवरनाइट जो बारिश हुई थी एक दिन पहले बड़ी तेज़ जो बारिश हुई है उसमें पिच के ऊपर काफ़ी मेरा ख्याल है छिड़काव हो गया था। और जब पिच कवर किया है ओवरनाइट तो रात को, तो फिर वो नमी की वजह से थोड़ा सा घास भी जिंदा हो जाता है, जिसकी वजह से कल के दिन मूवमेंट ज़्यादा हुई है और सीम ज़्यादा हुई है। तो ये पाकिस्तान के बॉलर ने ये इस्तेमाल ही नहीं किया कि लाइन और लेंथ सिर्फ कर लें, जैसे मैं कह भी रहा था कि लाइन और लेंथ कर लें, उसके बाद लेट द बॉल डू इट सेल्फ, जैसे इंडिया ने किया है। वह बैठला के हमारे बॉलर ने जिस तरह की बॉलिंग की है वो तो मैं कहता हूँ कि यकीन नहीं आ रहा। सरफराज साहब, कल की जीत के बाद आज के मैच में भारत का मोराल किस हद तक बुलंद होगा और भारत के लिए आज का मैच जीतना कितना आसान होगा, और श्रीलंका के ऊपर उसकी जो धाक है वो किस हद तक बैठी हुई होगी? देखें आज की पिच जो देखने में आई है बड़ी ड्राई पिच है, कोई घास के नज़र नहीं आ रहा, ना कोई ग्रीनरी है ना कुछ है। और भारत ने यही देख के उसने टॉस जीत के पहले बैटिंग का जो फैसला किया है कि हो सकता है बाद में जो पिच है ज़्यादा टर्न ले, और जो घास के अलावा जो मड रोलिंग पिच कहते हैं इसको, तो इसमें तो टर्न होगी। और श्रीलंका के भी बॉलर अच्छे स्पिनर्स हैं, उन्होंने भी ये एडवांटेज लिया होगा। उन लोकल ग्राउंडमैन तो नहीं होता, एसीसी का ग्राउंडमैन होगा, वो देखें कौन सा है। तो लेकिन ये टेलर मेड पिच तो मैं कहूँगा श्रीलंका के लिए ज़्यादा साजगार होगी। लेकिन इंडिया की जो बैटिंग देखी है वो तो एक आउट क्लास बैटिंग निकली है, 2 आउट हुए हैं और 357 का टारगेट था पाकिस्तान के लिए। तो मेरा ख्याल है कि ये एक अच्छा मैच भी हो सकता है। लेकिन इंडिया की जो सुपरमेसी है इन बैटिंग, उसके बाद इंडिया की बॉलिंग भी अच्छी फॉर्म में है। और उसके बाद आपने देखा होगा जो पाकिस्तान की बैटिंग कोलैप्स हुई है और इंडिया की बॉलिंग अगर आप इन ए वे देखें तो पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग तो ज़्यादा सुपीरियर ऑल ओवर द वर्ल्ड कहा जा रहा है। तो इसमें भी आप देख लें कि काफ़ी फ़र्क पड़ा है। तो आज का मैच तो मेरा ख्याल है कि 60-40 इंडिया की फेवर में होगा जी। तो पाकिस्तान के फाइनल में जाने के चांसेस आपको कितने दिखाई देते हैं? चांसेस तो पाकिस्तान के अगर कल का अगले दिन का मैच आखिरी मैच जो है वो भी श्रीलंका से ही है, और श्रीलंका की टीम भी इतनी आप कमज़ोर नहीं कह सकते। लेकिन होपफुली के बारिश ना और पूरा मैच हो जाए तो इंशाल्लाह पाकिस्तान जीत के फाइनल में पहुंचे, तो उसके बाद फिर इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला होगा। लेकिन मैं यहाँ 1-2 बातें करना चाहूँगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की आई ओपनर के लिए। इन्होंने जो आर्थर को रखा हुआ है, मोरकल उनका जो बॉलिंग कोच है, इनकी आप कारकर्दगी देखें। डर्बी शहर में मैंने कल रात पूरा असेस किया है। डर्बी शहर में जो ये आर्थर कोचिंग करके आया है, उनकी जो डिवीजन 2 की टीम डर्बी की खेली है वो 8 में से 6 मैच हारी है और वो सेकंड लास्ट पोजीशन पे आई हुई है अपना 9 टीमों में से। उसके बाद ओडीआई जो उनका कहते हैं एक रोज़ा मैचेस जो हैं, उसमें जो 8 मैचेस हुए हैं उसमें से भी ये 9 मैचेस हुए हैं, उसमें 8वें नंबर पे डर्बी शहर आई है। तो ये डर्बी शहर का जो कोच आर्थर है, इसको मेरा ख्याल है ये सैकिंग शायद हो जाए डर्बी शहर से।
और ये अब पाकिस्तान की तरफ भाग रहा है कि मैं पाकिस्तान का रेगुलर कोच बन के मुकम्मल 2-3 साल इधर आ जाऊं। तो इसकी अब कारकर्दगी देखें क्या है। क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि इसके ऊपर गौर करें और ऐसे जो नाहल ऑलरेडी सामने नज़र आ गए हैं, जिनकी परफॉर्मेंस आपके सामने है, उनको अब आप क्या कोचिंग देंगे अपनी पाकिस्तान टीम की, जिसका इन्होंने पहले मैच में देखें 3 तेज बॉलर खिलाए, अच्छा, 4 की बजाय। एक बात और है, हमारा जो पिछला मैच हुआ था भारत के साथ, उसमें भारतीय टीम ने पाकिस्तान की बॉलिंग को देख लिया था। हो सकता है कि उन्होंने पाकिस्तानी बॉलिंग को स्टडी किया हो, बाद में उसे परखा हो और उसके उसूल के मुताबिक खेले हो, और हमने उनकी बॉलिंग को स्टडी नहीं किया हुआ था और उन्होंने हमारी बैटिंग मुख्तलिफ मैचेस के अंदर देखी हुई थी, इसलिए वो हम पे हावी रहे। क्या इसका एज देखते हैं? नहीं, ये यासर आपने बात तो अच्छी की है, लेकिन दूसरी तरफ देखें कि पाकिस्तान की बॉलिंग जो पहले थी उस तरह की बॉलिंग की नहीं, इस तरह की बॉलिंग की है जैसे ये बिल्कुल ही नए प्लेयर हैं और इन्होंने पहला मैच खेल रहे हैं, एकदम लेग स्टंप के बाहर, ऑफ स्टंप के बाहर, उस लाइन और लेंथ पकड़ी नहीं है जो इनकी पहले मैच की आप बात कर रहे हैं। पहले मैच में आप देखें शहनशाह अफरीदी की रिवर्स स्विंग और उसके बाद यॉर्कर और अनप्लेबल बॉल थे। तो इसके अब लास्ट मैच में देखें कि लेग स्टंप के बाहर वही लाइन लेंथ चली गई और कंट्रोल भी नहीं था कि विकेट को विकेट बॉल करें। तो ये सारी चीज़ें देखें ना आप। उसके बाद फिर हारिस का आप देख लें, वो अनफिट होके बाद चले गए। फिर स्पिनर का भी देख लें कि फुल टॉस पे फुल टॉस दे रहे हैं शुरू में ही, और उससे देखें जो प्रेशर था सारा क्लियर हो गया और बॉलर अंडर प्रेशर आ गया, बैट्समैन ऑन टॉप चले गए। तो ये देखते हुए तो मैं कहूँगा कि फिर जो यस्टरडे का मामला था उसमें भी इन्होंने कोई कोशिश नहीं की कि लाइन और लेंथ को रखें। तो उसके बाद फिर उनकी बॉलिंग जो है उन्होंने लाइन और लेंथ रखी है, बाकी वो तो बॉल ने खुद ही मूवमेंट ऑफ द विकेट जो हुई है, तो उससे पाकिस्तान के बैट्समैन भी जो इतना दिल लगा के नहीं खेले, ये देखते हुए कि 357 को कैसे टारगेट को अचीव करेंगे। और उसके बाद फिर टीम की फॉर्मेशन आप देख लें, फ़खर जमान को ज़बरदस्ती बीच में खिलाए जा रहे हैं, आउट ऑफ फॉर्म। 50 गेंदों में उसने 27 रन किए हैं। आप देखें 357 का टारगेट हो और 50 ओवरों में 27 करें और उसके बाद ज़बरदस्ती हिट मार रहा था, कैच भी एक छूटा उसका। तो इस तरह की आप देखें। और उसके बाद बार बार मैं कह रहा था शफीक को खिला लें, लेकिन ये नहीं माने। उसके बाद इनकी मिडिल ऑर्डर का भी मैंने परसों मेंशन किया था कि मुझे इनके ऊपर कोई मिडिल ऑर्डर पे ज़्यादा ट्रस्ट नहीं होगा कि ये इतनी परफॉर्मेंस कर सके, और वही बात हुई है। इनको मिडिल ऑर्डर में भी कुछ चेंजेस करनी पड़ेंगी। ये लकीर के फ़कीर जो मैंने कल बात की थी उसी तरह ही चल रहे हैं कि यही प्लेयर हैं, यही सब कुछ है। भाई आप चेंज करें। इंडिया ने देखें कल के मैच में 2 चेंजेस किए हैं प्रीवियस मैच से, तो अगर वो चेंजेस कर सकते हैं तो हमें क्या तकलीफ है जी। आज भारत श्रीलंका के मुकाबले में अगर मैदान में उतरा हुआ है, पहले बैटिंग का मुजाहरा कर रहा है, तो फिर भारत अगर आज कोई टारगेट स्कोर करता है तो वो श्रीलंका के लिए किस हद तक मुश्किल हो सकता है। ये आप इस वक्त फ्लोर के ऊपर देख सकते हैं। एक तरफ श्रीलंका के कैप्टन हैं और दूसरी तरफ भारतीय कैप्टन हैं दासुन शनांका की। अगर मैचेस की बात की जाए तो 64 मैचेस उन्होंने खेल रखे हैं। अगर उनमें इनिंग्स की बात करें तो 56 इनिंग्स में उन्हें खेलने का एजाज़ हासिल है। जो उन्होंने रन स्कोर किए हैं वो 1193 हैं, जबकि हाईएस्ट स्कोर उनका 108 है। दूसरी तरफ रोहित शर्मा की अगर बात करें तो 246 मैचेस खेले, 239 उसमें इनिंग्स शामिल हैं, 9922 रन स्कोर किए हैं और हाईएस्ट स्कोर उनका 264 का है। यानी एक तरफ तजर्बाकारी है और दूसरी तरफ अभी नौउम्री है। तो देखिए कि मैदान में क्या बनता है। सरफराज साहब, अगर आज के मैच को देखें तो पाकिस्तान के मुकाबले में बैटिंग का मुजाहरा करते हुए 5 ओवर्स में 37 रन बनाए थे भारत ने और आज 6 ओवर्स के अंदर 31 रन बनाए हैं। अगर आज 300 का टारगेट सेट कर देती है भारतीय टीम तो किस हद तक मुश्किल हो सकता है श्रीलंका के लिए? देखें 300 का तो मेरा ख्याल मुश्किल है पिच को देखते हुए कि पिच अब थोड़ी ऐसा ऐसा टर्न भी लेगी और श्रीलंका के टर्न करने वाले बॉलर हैं। लेकिन यासर माजरत से मैं 1-2 बातें करना चाहता हूँ फॉर बेटरमेंट ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट। कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए, चेयरमैन साहब को, कि ये जो लोग मजाक करते हैं क्रिकेट बोर्ड में, कोई अमेरिका भागा हुआ है, सिंह कैंग का आदमी कोई कहाँ गया हुआ है,
ये सारी चीज़ें ख़त्म करें। एशिया कप हो रहा था तो ये दे वर नॉट इन पाकिस्तान। दूसरा, एक सिलेक्शन कमेटी फौरी तौर पे बनाएं, जो मेरा ख्याल है कि इंतमाम के साथ 2 और लोग लगाएं। उसमें एक तो मेरा ख्याल है शुएब मोहम्मद को लगाएं कराची से, दूसरा उमर गुल को लगाएं केपी से, और इन तीनों को टीम के साथ ट्रैवल कराएं ताकि ये सारा कुछ करना चाहिए और ये बेटरमेंट के लिए है, ये जो है ये काबिल गौर भी है। बहुत शुक्रिया सरफराज नवाज साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, मुलाकात होगी कल, अल्लाह ने के बाद।